अस्सलाम वालेकुम। आज जो आपका टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर है, चैप्टर नंबर 1 से। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो यानी लिविंग बॉडी में जो सेल होता है उसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज या ज़्यादा परसेंटेज जो है वो वाटर की मौजूद होती है। सही है। तो वाटर इतना ज़्यादा जो है वो इतनी ज़्यादा परसेंटेजेस में कुदरत ने क्यों रखा है? कोई ना कोई ऐसे करेक्टर्स तो होंगे वाटर के पास जिसकी वजह से वो हाई परसेंटेज में मौजूद है सेल में। सही है। तो वही करेक्टर्स हम आज पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा परसेंटेज में, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में जो है वो लिविंग सेल के अंदर मौजूद होता है। क्या क्या वो ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जो हमें बेनिफिट देते हैं या लिविंग बॉडी को बेनिफिट देते हैं। सही है। और सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग सेल्स। ये सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर मौजूद होता है लिविंग सेल के अंदर। और ये कितनी परसेंटेज में मौजूद होता है? 70 to 90%। सही है। 70 to 90%। ये एक सेल मौजूद है, सेल का 70 to 90% जो है वो पार्ट वाटर का आता है। सही है। इसको हम मीडियम ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों मीडियम ऑफ लाइफ कह रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑफ अ सेल occur इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सही है। ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ वाटर के बगैर इम्पॉसिबल है। सही है। अगर वो रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वाटर के बगैर बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गए। सही है। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस। सही। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट आपका दिया हुआ है प्लांट से रिलेटेड कि वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज अ रॉ मटेरियल। सही। फिर वाटर के स्ट्रक्चर पे आते हैं हम थोड़ा कि वाटर का स्ट्रक्चर, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जो है आपको या लिविंग बॉडी को बेनिफिट दे रहा होता है। या जो भी और रिएक्शंस आपके, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादातर रिएक्शंस जो हैं या ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो जो है इसका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत हेल्प करता है मीडियम ऑफ लाइफ या यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाने के लिए। सही है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। सही। हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? H2O। सही है। या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। सही। तो इट इज़ पोलर इन नेचर। वाटर इज़ पोलर इन नेचर। इसी वजह से इसका अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव साइंस आए हैं। ओके। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो हमारे पास पॉइंट था, नंबर 1 पॉइंट था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके का था। सॉरी। ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसकी जो पोलैरिटी है वो हमें बहुत ज़्यादा, वो ये दो चीज़ें ही हम पढ़ेंगे। दो करेक्टर्स जो हैं वो हर जगह आपको हर पॉइंट में दिख रहे होंगे कि ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे रही होती है। सही है। जो भी फंक्शंस अब हम पढ़ेंगे कि सेल के अंदर जो है इतना वाटर की परसेंटेज मौजूद है, तो क्यों मौजूद है। सही है। तो क्यों इतना जो है वो बेनिफिट दे रही है? ड्यू टू दिस टू करेक्टर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलर नेचर ऑफ वाटर। सही है। तो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दो करेक्टर्स रखते हैं। सही है। दो करेक्टर कौन कौन से? कोहेजन और एडहेजन फोर्स। सही है। अब ये कोहेजन और एडहेजन फोर्सेस क्या होती हैं और ये क्यों बेनिफिट कर रही हैं कोई भी सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर? वाटर का ये केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से लिविंग बॉडी के रिएक्शंस में या बायोकेमिकल रिएक्शंस में हेल्प कर रहा होता है। सही है। तो सबसे पहले कोहेजन या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी वाटर मॉलिक्यूल के आपस में जो अट्रैक्शन है, सही है, उस अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं, या उस फोर्स को हम जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इसे हम कोहेसिव फोर्स कर रहे हैं। सही है।
तो फिर यही पॉइंट आया, मैंने बोला ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सही है, तो इसी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव यानी पोलर नेचर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। सही है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। सही है, ये हेल्प करती है लॉन्ग चेन बनाने में। सही है, यानी अगर मैं कोई जो है वो वाटर ड्रॉप करूँगी या स्पून में मैंने कोई वाटर लिया, थोड़ा सा वाटर लिया और उसको मैं गिरा रही हूँ। सही है, अब वो गिराऊंगी तो क्या होगा कि वो ड्रॉप बाय ड्रॉप चेन की सूरत में गिरेगा। पहला ड्रॉप दूसरी ड्रॉप को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा ड्रॉप भी नीचे, यानी ये आपको करैक्टर देता है फ्लो करने का। सही है, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर सो द लॉन्ग चेन ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रीली। सही है, तो ये चीज़ क्या करती है कि वाटर को फ्लो करने में हेल्प करती है। अब ये जब वाटर को फ्लो करने में हेल्प करेगी तो आपके पास क्या क्या बेनिफिट आ जाएंगे लिविंग सेल के अंदर कि प्रोटोप्लाज्म फ्लो एज अ प्रोटोप्लाज्म इन सेल। सही है, सेल के अंदर जब ये इतनी हाई क्वांटिटी में मौजूद है तो फिर अब इसको फ्लो भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल लिविंग थिंग होता है। सही है, वो रेस्पायर भी कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसको मिनरल्स भी चाहिए। सही है, तो अब सेल के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो एक जगह स्टक ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, बाहर से इसने न्यूट्रिशन लेना। सही, अब वाटर के अंदर अगर फ्लोइंग प्रॉपर्टी नहीं है तो ये न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट तो कर लेगी लेकिन आगे नहीं पहुँचाएगी। सही है, लेकिन ड्यू टू द पोलर नेचर एंड ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर फ्लो करता है। अब ये जो भी चीज़ बाहर से एक्सेप्ट करेगा इसे पूरे सेल के अंदर पहुंचा देगा। सही है, इसीलिए वाटर को ज़्यादा क्वांटिटी में सेल में रखा हुआ है ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन करवाए। सही है, अब अंदर जो भी चीज़ है, जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको भी आराम से क्या करे, ये हर जगह से ले और लेके एक्सक्रीट करा दे और वेस्ट करवा दे। सही है, दूसरा है ब्लड एंड ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स में भी अगर जो है वो वाटर, क्योंकि हमारे ब्लड में भी जो ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद होती है वो वाटर की मौजूद होती है। सही है, जैसे हम प्लाज्मा कह रहे होते हैं, तो अगर वो प्लाज्मा या वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो तो वेजल्स के अंदर ब्लड कभी भी फ्लो ना करें। और वेजल्स में से भी जो कैपिलरीज़ के टाइप है वो कैपिलरीज़ को क्या करते हैं, रप्चर करना स्टार्ट करते हैं। सही है, तो ड्यू टू द फ्लोइंग की वजह से आपकी वेजल्स में से जो ब्लड है वो, या वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से ब्लड आराम से आपकी वेजल्स में से जो है वो क्रॉस कर जाता है। तीसरा ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट। अब जाइलम और फ्लोएम के अंदर भी जो है वो वाटर की, आपको पता है रूट्स से, सबसे लोअर पार्ट रूट्स होते हैं, रूट्स से लीव्स तक वाटर ले जाना कोई आसान बात नहीं होती। सही है, तो इसमें भी क्या होगा कि वाटर फ्लो करेगा तो आराम से लीव्स तक जा सकता है, वरना वो कहीं बीच में ही स्टक हो जाएगा। सही है, बीच में स्टक हो जाएगा तो अपर पार्ट को ना न्यूट्रिशन मिलेगा, ना मिनरल्स मिलेंगे, ना वाटर मिलेगा। सही है, वाटर नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस भी जो है वो आगे प्रोसीड नहीं होगा। सही, तो फर्स्ट आपकी कोहेसिव फोर्सेस थी द अट्रैक्शन बिटवीन द टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसकी वजह से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को क्या मिलते हैं, या वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लो करने की। तो फ्लो करने की प्रॉपर्टी आती है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म की सूरत में वो फ्लो करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, ब्लड वेजल्स में ट्रांसपोर्टेशन कराता है। सही है, कहीं स्टक नहीं होता। और ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन द कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी प्लांट के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, आराम से वाटर लोअर पार्ट से हायर पार्ट लीव्स तक पहुंच जाते हैं। फिर नंबर 2 पे आपकी आज शुरू होता है। नंबर 2 जो कैरेक्टर मैंने बताया था वो एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। सही है, तो वहाँ पे कोहेजन फोर्सेस ये थी कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो अट्रैक्शन, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे थे। यहाँ पे क्या है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक कर जाना, बॉन्ड बना लेना, लूजली बॉन्ड बना लेना। सही है, वीकली बॉन्ड बना लेना, या ऐसी सिर्फ अट्रैक्शन रखना। सही है, उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये एडहेसिव फोर्सेस क्या हेल्प करती हैं भाई वाटर में। सही है, क्योंकि वाटर के पास पोलर नेचर होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइंस आ रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी
दूसरे चार्ज मॉलिक्यूल्स को भी ईजिली क्या कर लेते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और उनको जो है वो अपने अंदर सॉल्यूबल कर लेते हैं, सही है, और उनके साथ अटैच हो जाते हैं। दूसरा, प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन वेजल्स के अंदर जो है क्या होगा कि वाटर को ये होल्ड करके रखते हैं, सही है। जिस तरीके से अगर मैं प्लांट की एग्जांपल दूँ, ये प्लांट का स्टेम है, सही है, कंडक्टिव या किसी भी कंडक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है, सही, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो पास हो रहे हैं। तो अब क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल अडहेजन फोर्सेस बना लेंगे, सही है, और बीच वाले के दरमियान क्या है, कोहेजन फोर्सेस चल रहे हैं, सही है। फ्लो करने की प्रॉपर्टी, यहाँ पर एडहेजन फोर्सेस चल रहे हैं कि सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ या सरफेस के साथ इन्होंने क्या बना दिया, अट्रैक्शन बना दी, सही है। अब क्या होगा कि अब ये वाटर आगे की तरफ फ्लो करेगा। इन एडहेजन फोर्सेस, ये जितनी भी सरफेस के साथ बॉन्डिंग बनाई है या अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है, अब क्या होगा कि ये वाटर को नीचे जाने, बैकवर्ड फ्लो नहीं देने देगा, होल्ड करके रखेगा और कोहेजन फोर्सेस की वजह से आगे की तरफ फ्लो करेगा, सही है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, कोहेजन एंड एडहेजन क्रिएट टेंशन विद इन जाइलम दैट हेल्प्स मूव अपवर्ड, सही है। कोहेजन जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस थे, या एडहेजन जो है जो प्लांट की सरफेस या टिश्यू के साथ और वाटर मॉलिक्यूल के आपस में जो अट्रैक्शन थी, सही है। तो ये दोनों मिलकर क्या टेंशन प्रोवाइड करेंगे, टेंशन क्रिएट करेंगे जाइलम के साथ, और वाटर का बैकवर्ड फ्लो रोक देंगे, सही है। अब सिर्फ वाटर यूनिडायरेक्शनल यानी वन डायरेक्शन में जो है वो लीव्स तक पहुंच जाएगा, सही है। फिर सेकंड पॉइंट आपका है हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? Specific heat of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of the substance by 1 degree centigrade. हाँ, स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का अगर आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करना है तो उसमें कितनी हीट एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी, उसमें कितनी हीट एनर्जी लगेगी कि वो अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाए, सही है। तो अब क्या होगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ग्राम ऑफ वाटर को जाने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी हीट एनर्जी चाहिए, सही है। तो वाटर के पास जो है वो स्पेसिफिक हीट हाई होती है उसके पोलर नेचर की वजह से, और जो पोलर नेचर की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है उसकी वजह से, सही है। तो अब क्या है, हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसको चाहिए। अब वो वाटर को बॉईल करने के लिए, वाटर का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाई है, सही है, बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई है। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सही है। तो हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होती है वाटर के जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के, सही है। तो यहाँ पर हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि कभी भी जो है आपके बॉडी का टेम्परेचर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसको ईज़िली जो है वो वाटर क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा, उसको मेंटेन रखेगा। इतनी ईज़िली जो है वो टेम्परेचर हाई नहीं हो सकता आपकी बॉडी का, क्योंकि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उस सेल्स में परसेंटेज वाटर की ज़्यादा है, जिसको बहुत ज़्यादा हाई हीट एनर्जी या बहुत हाई कैलोरीज चाहिए अपने टेम्परेचर को राइज़ करने के लिए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड को भी राइज़ करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए होगी, सही है। तो इट वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर, प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम सडन थर्मल चेंजेस, सही है। तो थर्मल चेंजेस इतनी ईजिली नहीं आ सकती वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से, सही है। फिर आपका थर्ड पॉइंट है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, सही है। अब हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायर होना जो लिक्विड स्टेट को किस में चेंज कर देगी, वेपर स्टेट में, सही है। वाटर की लिक्विड स्टेट को किस में चेंज कर देगी, वेपर स्टेट में। अब इसमें जितनी कैलोरीज आपको रिक्वायर्ड होंगी उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पर वाटर को कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं भाई, लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ के वेपर बनने में, सही है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, इतनी हाई हीट एनर्जी चाहिए होती है लिक्विड स्टेट से
वेपर स्टेट में जाने के लिए, सही है। तो यहाँ पे भी हमें वैसे ही बेनिफिट मिल जाता है जैसे हाई स्पेसिफिक हीट में मिल रहा था कि इतनी ईजिली थर्मल चेंजेस नहीं आती, क्योंकि वाटर ने उसको स्टेबलाइज करके रखा होता है। वाटर का खुद का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए जो है वो टेम्परेचर इतना राइज़ होने ही नहीं देता कि बॉयल होने की नौबत आए, सही है। फिर देयरफॉर वाटर रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब हाई हीट टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन, सही है। थर्मोरेगुलेशन यानी टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, अप एंड डाउन हो रहा है, उसको ईजिली जो है ये वाटर हैंडल कर लेता है, क्योंकि इसके पास हाई स्पेसिफिक हीट होती है और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। इतनी ईजिली वो बॉडी को जो है वो चेंज नहीं होने देता टेम्परेचर को, सही है। अगर टेम्परेचर ईजिली चेंज होना लग जाएगा तो बहुत से बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं और बहुत से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, क्योंकि हमें पता है एंजाइम जो है वो सेंसिटिव टू पीएच और सेंसिटिव टू टेम्परेचर होते हैं, क्योंकि अगर 37 से 40 तक भी टेम्परेचर गया तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे तो बायो केमिकल रिएक्शंस पे जो सेल्स के अंदर हो रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट आएगा, सही है। उन सेल्स के अंदर इफेक्ट आएगा तो बॉडी के अंदर भी बहुत बुरा इफेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा, सही है। तो इट ऑल्सो प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट भी देता है कि सूरत में अगर पर्सपायरेशन इन ह्यूमन, सही है, एंड ट्रांसपायरेशन इन प्लांट, सही है, कि जब वाटर बन के जब इस सरफेस से या जो है पर्सपायरेशन यानी स्वेटिंग होना, पसीना आना, कि पोर से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है, तो आपकी जो बाहर की सरफेस होती है उस पर वो क्या दे रहा होता है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा होता है, सही है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है या वाटर का फोर्थ करेक्टर ये है जो हमारी लिविंग सेल के अंदर इतनी हाई क्वांटिटी में मौजूद है, सही है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाता है पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में, सही है। तो ये यहाँ पर बेनिफिट देता है कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक यानी इसके अगर इसको रिएक्ट करवाया जाए तो ये एज अ बेस भी रिएक्ट कर सकता है और एज अ एसिड भी रिएक्ट कर सकते हैं, सही है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड ऑल्सो मेंटेन इक्विलिब्रियम, सही है। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये आपके रिवर्सिबल होते हैं, सही है, रिवर्स हो सकते हैं इजीली, सही है। और इट ऑल्सो बिहेव एज अ बफर, फिर मैंने यही कहा था कि जो है आपके एंजाइम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम कर रहे होते हैं, सही। तो यहाँ पर वाटर क्या करता है, वाटर एज अ बफर भी काम करता है कि अगर बॉडी एसिडिक की तरफ जा रही है तो उसको फ़ौरन से एम्फोटेरिक नेचर की वजह से क्या करेगा, उसको बेस की तरफ ले आएगा। अगर बेसिक की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है तो उसको स्लाइटली एसिडिक कर देगा, क्योंकि कुछ हमारे एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक नेचर पे काम कर रहे होते हैं, कुछ हमारे बेसिक नेचर पे काम कर रहे होते हैं, वो एसिडिक में काम नहीं कर सकते, सही है। तो ये भी वाटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से अपने बफर कैरेक्टर को जो है यूज़ करेगा, सही। इट मेंटेन्स पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इन द सेल्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये एज अ बफर काम करता है तो बहुत सारी जगहों पे कहीं आपकी जैसे कि HCl आपका रिलीज़ होता है तो स्टमक में आपकी वो एसिडिक पीएच चाहिए एंजाइम को एक्टिविटी कराने के लिए, सही है। फिर आउटसाइड द स्टमक दूसरी जगह कोई भी दूसरे ऑर्गन में बेसिक नेचर चाहिए एंजाइम को काम करने के लिए। तो ये वाटर जो है अपने एम्फोटेरिक नेचर की वजह से क्या करता है, इसको भी ईजिली संभाल लेता है कि जहाँ बेसिक काम करना है वहाँ बेसिक काम करेगा, जहाँ एसिडिक काम करना है वहाँ पे एसिडिक रिएक्शन करवा के, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है रिएक्शन करवा के आराम से जो है वो एज अ बफर काम करेगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।